गोली मारकर हत्या, कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, चाकुओं से गोदकर हत्या, हत्या की ऐसी तमाम खबरों को हम और आप तकरीबन हर रोज देखते हैं। लेकिन एक पत्रकार की सुइयों से गोदकर हत्या की वारदात आपने नहीं सुनी होगी। आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन मैं इस हत्याकांड का चश्मदीद गवाह और पीड़ित दोनों। मेरा भाई जैनेंद्र ज्योति जो एक पत्रकार था, उसे कैसे मॉडर्न साइंस के नुमाइंदों ने मौत के घाट उतारा, ये उसकी कहानी है। ये कहानी उस पत्रकार की हत्या की है जिसे कोरोना ठीक करने के नाम पर अंतिम सांस तक तरपाया गया। क्या आपने सुना है कि किसी मरीज का 1500 बार एक्सरे किया जाए? नहीं सुना है तो इस हत्याकांड में आप वो भी सुनेंगे। आपके लिए ये वीडियो देखना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि ये किसी पत्रकार की हत्या की कहानी है, बल्कि इसलिए जरूरी है कि कोरोना ठीक करने के नाम पर कहीं आपको या आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त को तरपा कर न मार दिया जाए। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन अपनी और अपनों की जिंदगी बचाने के लिए आप थोड़ा समय तो दे ही सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डॉक्टर गुलेरिया जी से लेकर के इस देश के सभी सीनियर्स कह रहे हैं, अरे भाई ये एंटीबायोटिक्स, ये स्टीरॉइड, ये रेमडेसिविर पागलपन में मत दो, ये कोरोना के लिए संजीवनी नहीं है, ये इबोला की दवा है। अब फिर भी ठोके जा रहे, एक एक आदमी को 10 ठोक दी। और ये स्टीरॉइड ठोक करके, ये रेमडेसिविर ठोक करके ही रोहित सरदाना से लेकर के तमाम, मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनको ज्यादा दवाएं देकर के मारा गया। उनके लिए कौन जिम्मेदार है? वो सरप्राइज हैं कि साला ये एम्स में नहीं हो सकता था, पारस में नहीं हो सकता था, वहां नहीं हो सकता था। डॉक्टर प्रभात पैथोलॉजिस्ट ने उनकी मां को ठीक कर दिया, वो भी कोविड से। एविडेंस के साथ एविडेंस हो गया ना, नहीं समझे? एविडेंस हो गया। आज लग में इतना लेजन है, ये स्कोर है, एक हफ्ते के बाद वो स्कोर गायब हो गया, नियर नॉर्मल हो गया। तो प्रूव्ड हो गया कि जो मैं काम किया वो सही किया। क्या दवा दिया, कैसे दिया, ये मेरी जुडिक्शन है। मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डिसाइड करूंगा कि मैं प्रोटोकॉल फॉलो करूँ कि नहीं करूँ। भगवान ने मुझे पढ़ाया है, ज्ञान दिया है, तो मैं अपने ज्ञान को यूज करके रहूंगा ना कि एम्स का प्रोटोकॉल, ICMR का प्रोटोकॉल यूज करूंगा। वो तो साला रूम में बैठ के बनाया है, मैं पेशेंट को देख के बना रहा हूँ। लेकिन आपके केस में मेरी गारंटी है, इसको मैं तो 0 पहुंचा दूंगा 1 हफ्ते में। नमस्कार, मेरा नाम जीवन ज्योति है और मैं पटना में एक पत्रकार हूँ। ये कहानी मेरे छोटे भाई की मौत या हत्या जो भी कहिए उससे जुड़ी है। वो भी एक पत्रकार था, नोएडा में था, अच्छे संस्थान में काम कर रहा था। ये कहानी शुरू होती है अगस्त 2020 से, और अभी कहानी सुनाने के पीछे का मकसद क्या है और क्या मैं बताना चाह रहा हूँ उसे भी समझना सबसे पहले ज़रूरी है। अभी कहानी सुनाने का मतलब यह है कि बाबा रामदेव और IMA के बीच बहस छिड़ी हुई है कि कौन सही और कौन गलत। बाबा रामदेव ने कहा कि डॉक्टरों ने जबरन दवाइयाँ दे देकर न जाने कितने मरीजों की जान ले ली, बेवजह जान ले ली, बेवजह दवाइयाँ ठांस दी गई, दे दी गई। और मैं कहता हूँ कि मेरे छोटे भाई को इंजेक्शन से गोद कर मार दिया गया, डॉक्टरों ने मारा। अब डॉक्टरों ने मारा, दवाई ने मारा, किसने मारा इसका फैसला इसी वीडियो में हो जाएगा, जब मैं वो तथ्य, वो सबूत आपके सामने रखूंगा। मकसद मेरा सिर्फ अभी ये है कि एक तो अभी आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस के बीच जो बहस चल रही है, पहला मकसद वो है। दूसरा मकसद कि कोविड के जो मरीज हैं, आपके परिवार के कोई सदस्य हैं, आपके दोस्त हों, कोई भी हो, उनके साथ ऐसी घटना नहीं हो जो आज मुझे झेलना पड़ रहा है, जो आज हमारे परिवार पे बीत रही है। जिस तरीके से हमारे घर की खुशियां कुचल दी गई मॉडर्न साइंस के पैरों तले, वैसे आपके साथ नहीं हो। मेरा भाई नोएडा में था, एक अखबार में काम कर रहा था। कोविड शुरू हुआ पिछले साल, तो हमने घर के तमाम लोगों ने फोर्स किया उसे कि तुम पटना आ जाओ, यहाँ पे सुरक्षित रहोगे हम लोग के पास। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था, हमने उसे यहाँ बुलाकर मारा। वो आ जाता है, मई में वो आता है, अगस्त में 15 तारीख को उसकी तबीयत खराब होती है, 15 अगस्त को, हल्की फीवर रात को। उस समय कोविड के बारे में कोई खास जानकारी थी नहीं,
तो इसी तरीके से 15 तारीख की रात कटती है, थोड़ा फीवर था। 16 तारीख को फीवर फिर रिपीट जब करता है तो उसे लेकर मेरे पत्रकार खास मित्र की सलाह पर मैं उसे लेके कंकरबाग में डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर है, वहाँ गया। वहाँ मुझे डॉक्टर प्रभात रंजन मिले। मैं जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, फोटो जो आपको दिखा रहा हूँ, उस फोटो से भी आप समझ लीजिए कि मेरा भाई किस कंडीशन में था। ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये मेरे भाई ने लिखा था कि कैसे कैसे उसकी तबीयत खराब हुई, कैसे कैसे उसे फीवर आनी शुरू हुई, उसने कैसे दवाइयाँ खाई। ये 2 दिन की बात थी। उसके बाद डॉक्टर प्रभात रंजन से हम लोग मिले और उनसे मिलने के पीछे का एकमात्र रीज़न, मैं उन्हें जानता भी नहीं था, एकमात्र रीज़न हमारे कुछ पत्रकार मित्र थे जिन्होंने बताया कि आप उनसे मिलिए और वहाँ पे पत्रकारों को सुविधा भी दी जा रही है। तो चलिए ठीक है। मुझे लेकिन नहीं पता था कि मैं दरअसल अपने भाई को मौत के घाट उतारने जा रहा हूँ। वहाँ पे दवाइयाँ शुरू हुई, पहले टैबलेट दिए गए और फिर चेस्ट का HRCT कराया गया, CT स्कैन कराया गया। ये CT स्कैन होता है और CT स्कैन में जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट रहती है कि आपका जो लंग्स है वो बहुत कम डैमेज है। बहुत कम का मतलब ये है कि माइल्ड डैमेज है। CT स्कैन में, HRCT में मैक्सिमम स्कोर 25 तय किया गया है और मेरे भाई जैनेंद्र ज्योति का CT स्कोर 18 अगस्त 2020 को 3/25 था, 3/25। खैर, दवाइयाँ शुरू होती हैं। डॉक्टर प्रभात रंजन के यहाँ रोज़ाना लगभग जाना आना रहता है, उसे लेकर मैं जाता हूँ, आता हूँ। दवाइयाँ चल रही हैं और इस बीच वो एक दावा करते हैं आज ही के दिन का मतलब यह है कि 18 अगस्त को जब ये CT स्कैन की रिपोर्ट आ जाती है तो वो दावा करते हैं कि इस मरीज को कुछ नहीं होगा। इस CT स्कैन के स्कोर को मैं 1 सप्ताह में 0 पे ले आऊँगा। वो दावा करते हैं कि मैं ICMR और एम्स के गाइडलाइंस को नहीं मानता हूँ और चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि कौन सी दवा देनी है और कौन सी नहीं देनी है। उसके हिसाब से वो दवा तय करते हैं और वो दवा चलाना शुरू करते हैं। आपका जो CT स्कैन है ना, उससे उनके माता जी का ज्यादा CT स्कैन खराब था। अच्छा। रिपोर्ट समझ गए। अच्छा। और 1 हफ्ते में वो नॉर्मल मैंने कर दिया। अच्छा। वो सरप्राइज है कि साला ये एम्स में नहीं हो सकता था, पारस में नहीं हो सकता था, वहाँ नहीं हो सकता था। डॉक्टर प्रभात पैथोलॉजिस्ट ने उनकी माँ को ठीक कर दिया, वो भी कोविड से। एविडेंस के साथ एविडेंस हो गया ना, नहीं समझे, एविडेंस हो गया। आज लग में इतना लेजन है, ये स्कोर है, 1 हफ्ते के बाद वो स्कोर गायब हो गया, नियर नॉर्मल हो गया। तो प्रूव्ड हो गया कि जो मैं काम किया वो सही किया। क्या दवा दिया, कैसे दिया, ये मेरी जुडिक्शन है। मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डिसाइड करूंगा कि मैं प्रोटोकॉल फॉलो करूँ कि नहीं करूँ। भगवान ने मुझे पढ़ाया है, ज्ञान दिया है, तो मैं अपने ज्ञान को यूज करके रहूंगा ना कि एम्स का प्रोटोकॉल, ICMR का प्रोटोकॉल यूज करूंगा। बिल्कुल। वो तो साला रूम में बैठ के बनाया है, मैं पेशेंट को देख के बना रहा हूँ। हाँ, वो आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं, मैं सामने पेशेंट को बैठाया हूँ, उसी समय मुझे समझ में आया कि इनकी तबीयत अच्छी नहीं है। मैंने आपको बताया कि फटाफट ये सब काम कर लेना है ताकि हम टाइम लूज ना करें, जो गोल्डन आवर्स होता है उसको यूज करें। ये बात मैंने बार बार बोला। उसका कारण क्या था? तो सुबह में सर आपको आप मेरे से व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि ड्रग लिस्ट दे दीजिए, क्या क्या चीज चाहिए, समझ गए। वो सारी चीजें मैं आपको लिख के दे दूंगा, आप वो सारी चीजें अरेंज करके लेते आएंगे ताकि मैं वेरीफाई हो जाऊंगा कि वो सारी चीजें आपके पास हैं। और उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे कल से, और फिर उसको शाम में लेते आएंगे। और ये आप लेके 3 बजे के करीब में आएंगे, 1-2 बजे यहाँ पड़ जाएगा। फिर यदि जरूरत होगा तो अगले दिन भी बुलाएंगे। सर्विस के लिए टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डिसाइड करना है, बाकी उसके बाद जरूरत होगा वहीं होगा, आपके घर पे व्यवस्था हो सकता है। लेकिन मेरा काम यदि उसके बिना चल जाएगा कि आपको किसी को हायर करना पड़े, 2 डोज में हम काम चल रहे हैं, उसके बाद टैबलेट पे शिफ्ट हो जाए, तो हम वही कर लेंगे। ठीक है। ठीक।
चलिए ओके, रिलैक्स रहिए, कुछ नहीं होना भाई को। जितना टेबलेट मैंने दे दिया है ना, जी उतने टेबलेट में उसको अभी खिलाएंगे, कल खिलाएंगे, जी सुबह खिला लेंगे और शाम में आएंगे, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, जी, वो सीरियस नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है सर। आप जिस टाइम में आ गए हैं, जिस टाइम में मैंने दवा लिख के आपको खिला के दे दिया है, जी उस टाइम में उसका अब कुछ नहीं होना है। अच्छा, जो जितना इंजरी हुआ है उससे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ठीक है सर। जो अभी सिटी में आया है आपका जो भी स्कोर, लोगों का यहाँ 15, 14 पे मेरे पास पहुंचे हैं, अच्छा 12 पे पहुंचे हैं। कुछ लोग तो 70% डैमेज करके, मैंने पहले ही हाथ उठा दिया कि भैया 70% है, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। नहीं सर, फिर भी आप इलाज कीजिए, वहाँ भी ले जाएंगे तो एम्स में मरेगा, यहाँ भी मरेगा, घर में हम रख के इलाज करेंगे। बोले तुम्हारी इच्छा है, तुम मेरी सर्विस देना चाहते हो करूंगा, जी, लेकिन इसमें गारंटी नहीं। लेकिन आपके केस में मेरी गारंटी है, इसको मैं तो 0 पहुंचा दूंगा 1 हफ्ते में। दूसरा सीटी स्कैन जो है वो 26 अगस्त को हम लोग करवाते हैं, डॉक्टर की सलाह पे वो लिख के देते हैं सीटी स्कैन करवाने। अब इसमें इन्फेक्शन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ये गैप 18 से 26 का गैप था, करीब 8 से 9 दिन का गैप, और इसमें जो स्कोर आता है पिछले 3/25 की जगह 4/25 आता है। मतलब कि डॉक्टर ने जो दावा किया कि वो 1 सप्ताह में ख़त्म कर देंगे, तो ये 8 दिन बाद और 1 पॉइंट ऊपर चला गया। खैर कोई बात नहीं, 1 सप्ताह की बात थी, तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, इलाज चलने लगता है। इस बीच में कई लोगों ने कहा कि आप दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन ले लीजिए, लेकिन मेरी मति मारी गई थी। मैंने किसी से ओपिनियन नहीं लिया, मैंने कहा कि डॉक्टर हैं, इलाज कर रहे हैं, सही इलाज कर रहे हैं। अब हम दवाइयाँ जो है वो चलती रहती हैं, इसी तरीके से इंजेक्शन चलती रहती हैं, टैबलेट चलती रहती हैं। तीसरे सीटी स्कैन पे हम आते हैं। ये तीसरा सीटी स्कैन 26 अगस्त को दूसरा और तीसरा 9 सितंबर को होता है। तीसरे सीटी स्कैन में जो इन्फेक्शन का लेवल था वो मॉडरेट डिग्री बताता है। मतलब कि इन्फेक्शन का लेवल पहले में 3, दूसरे में 4 और इसमें बढ़ के 10 हो जाता है। स्कोर 10/25। सीटी स्कैन के हिसाब से लंग्स में जो कोविड का इन्फेक्शन था वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और 26 अगस्त की जो रिपोर्ट है उसके कंपैरिजन में ये रिपोर्ट जो 9 सितंबर की है उसमें काफ़ी बढ़ा हुआ है। यहाँ भी मैं फिर से गलती करता हूँ कि मैं डॉक्टर की बात में आ जाता हूँ। दवाइयाँ चलती रहती हैं और लगातार दवाइयाँ चलती रहती हैं, इस कारण वो वीकनेस उसका काफ़ी बढ़ता जाता है, जैनेंद्र काफ़ी कमज़ोर होता जाता है। और स्थिति ये हो गई इंजेक्शन पड़ते पड़ते कि उसके मुंह में इतने छाले पड़ गए कि वो बोलने से भी, वो बोल भी नहीं सकता था, काफ़ी कम बोलता था। जितनी उसके बोलने की आदत थी, जितना हंसमुख वो था, उसका शायद 5% भी वो नहीं बोल रहा था। फिर भी डॉक्टर के दावे कम नहीं होते कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और दवाइयाँ लगातार चलती रहती हैं। यहाँ पर फिर मैं कह रहा हूँ कि इंजेक्शन लगातार चलते रहते हैं, रेमडेसिविर से लेके और तमाम इंजेक्शन जो मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, ये तमाम इंजेक्शन चलते रहते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब चौथा सीटी स्कैन 18 सितंबर को होता है, तीसरा 9 सितंबर को, चौथा 18 सितंबर को। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, पहले सीटी स्कैन में सीटी स्कोर 3/25, दूसरे में 4/25, तीसरे में 10/25 और चौथे में अब जो हुआ यानी 18 सितंबर को उसमें 9/25। मतलब 1% जो है वो इन्फेक्शन घटने की बात ये सीटी स्कैन की रिपोर्ट में पता चली। लेकिन मॉडरेट डिग्री, ये सीटी स्कैन देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब शायद, चूंकि आप गौर कीजिए, मैं वहाँ पे डॉक्टर प्रभात रंजन के यहाँ पहली बार जब गया था तो वो तारीख थी 18 की, 19 से दवा शुरू होती है और 18 से 18 ये सीटी
का जो मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ 18 सितंबर की है, मैं 18 अगस्त की बात कर रहा था। 18 अगस्त को मैं गया था, 18 सितंबर 1 महीने कंटिन्यू उसे दवा चलती रही, कंटिन्यू। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब 18 को मुझे लगा कि नहीं अब ये स्थिति ठीक नहीं है, तो हम लोग उसे बाहर ले जाने की प्लान में थे। इस बीच में उसे फिर से फीवर आने लगा। इस बीच में मैं आपको एक बात और बताऊं कि 14 सितंबर को जब मैंने उसका 12 सितंबर को RT-PCR करवाया प्राइवेट लैब में जाकर, तो वो RT-PCR का रिपोर्ट निगेटिव था। मैं एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार डॉक्टर प्रभात रंजन के यहाँ गया तो वहाँ पे RT-PCR टेस्ट के लिए नहीं कहा गया, ना तो वहाँ एंटीजन टेस्ट हुआ। वहाँ पे जो टेस्ट हुआ वो ब्लड टेस्ट हुआ, IgI ELISA। इस ब्लड टेस्ट में उन्होंने बताया, डॉक्टर प्रभात रंजन ने बताया कि ये कोरोना पॉजिटिव है, और इसी आधार पे दवाइयाँ चल रही थी। मेरा दुर्भाग्य ये था कि मैं RT-PCR के बारे में जानता भी नहीं था उस समय, और RT-PCR या एंटीजन कुछ नहीं कराया गया। शायद उस समय अगर कराता तो शायद हो सकता था उसी समय वो निगेटिव होता, और सिर्फ लंग्स में माइनर इन्फेक्शन जो दिख रहा था वो बड़े आराम से ठीक हो जाता। सांस लेने में भी उसे कोई खास परेशानी नहीं थी। मैं आपको उसके हाथ पे लिखी हुई वो चार्ट भी दिखाऊंगा जिसमें उसने लिखा है 17 तारीख तक। मेरा भाई 22 की शाम में गया इस दुनिया से, और 17 तारीख तक वो लिख रहा था। 17 तक का चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके ऑक्सीजन में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी। अब ये हुआ कि 18 को जब स्कोर हमने देखा तो हम परेशान हो गए। 19 को हम फिर से डॉक्टर प्रभात रंजन के यहाँ गए, क्योंकि उसे फीवर लगातार आ रहा था। 17 को भी फीवर आया था, 18 को भी फीवर आया, और 17 और 18 की रात में जब फीवर आया तो डॉक्टर प्रभात रंजन से मैंने फ़ोन पर बात की। वो रात के लगभग 1 बज रहे होंगे, 12-1, और दोनों दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप उसे डेक्सोना के 2 वाइल दे दीजिए। बगल के हॉस्पिटल से रात में डेक्सोना लाकर मैंने उसे दे दिया, खुद से दिया, कोई उपाय मेरे पास था नहीं। डेक्सोना के 2 वाइल पड़ने के बाद उसके फीवर उतर रहे थे। तमाम जो टैबलेट्स थे वो काम करना बंद कर चुके थे। यहाँ तक कि मैं आपको और बताऊं कि पेंटॉप DSR का जो IV है, इंजेक्शन है, वो कई दिनों से उसे काम नहीं कर रहा था। पेंटॉप DSR का इंजेक्शन उसे पड़ता था, लेकिन गैस जो उसके पेट में भरा हुआ था, एसिडिटी जो थी, उस पर 0% भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि दवाइयाँ इतनी पड़ चुकी थी कि वो शरीर अब दवा को लेके मतलब उस पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था शरीर पे। खैर 19 तारीख को फिर से दोपहर में डॉक्टर के यहाँ भी फीवर आई, और वहाँ पे उन्होंने DNS और RL के साथ मेट्रोजिल की IV चलाया, और एक डॉक्सी फ्लिक IV, पेंटॉप IV, एविल IV, पेरिनॉर्म IV, सब कुछ दवाइयाँ चली, इंजेक्ट करके उसे चलती रही। इतना कुछ होने के बाद भी, जबकि उसे कोई दवाई सूट नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि इसे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। फीवर जब आ रहा था तो फीवर क्यों आ रहा था इसकी जानकारी के लिए वहाँ पे हमने डॉक्टर से कहा कि फीवर आ रहा है, तो उन्होंने मलेरिया और टाइफाइड का टेस्ट किया, लेकिन ये दोनों रिपोर्ट निगेटिव था। तो ये तय था कि प्रॉब्लम इंटरनल कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये पोस्ट कोविड का मामला है, 2-3 दिन फीवर आएगा फिर ठीक हो जाएगा, अभी दवा चल रही है। और मैं एक बात और बताऊं कि जो दवाइयाँ उसे चली थी शुरू में, रेमडेसिविर की 4 डोज उसे पड़ चुकी थी, और जब दोबारा उसे फीवर आया तो रेमडेसिविर के 2 डोज फिर से उन्होंने उसे दे दिए, इतना कुछ होने के बाद भी। ये 19 तारीख की बात थी, और 20 सितंबर की सुबह जो है उसे 4 बजे फिर से 102 फीवर आ गया।
उस समय हम डॉक्टर के यहाँ ही थे और डॉक्टर प्रभात रंजन ने कहा कि आप यहीं रहिए, घर नहीं जाना है, यहीं पे हम आपको देख रेख करेंगे। फीवर आता रहा, दवाइयाँ चलती रहीं, इंजेक्शन पड़ते रहे और 20 तारीख की रात हमारे लिए ऐसी रात थी कि 20 तारीख की रात में उसे फिर से फीवर आया। शाम से ही फीवर रह रहा था, इवन कि मैंने आपको बताया सुबह भी फीवर थी, दवाइयाँ पड़ रही थी, फीवर उतर रहा था। और वो फीवर जब रात में आया तो रात के करीब 12 से 2 के बीच की ये बात है। मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया क्योंकि वहाँ पर कोई कंपाउंडर भी नहीं था, वो कोई क्लिनिक नहीं है उनकी, वो रिसर्च सेंटर है, लैब है, पैथ लैब है। डॉक्टर प्रभात रंजन MBBS MD पैथोलॉजिस्ट हैं और वो कोविड का इलाज कर रहे हैं। तो उन्होंने, वहाँ पे कोई था नहीं, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि फीवर नहीं उतर रहा है, डोलो कई बार पड़ चुके हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास डायलोना है? मैंने कहा कि नहीं, डेक्सोना है। डेक्सोना तो मैंने दिया था उसे 1-2 दिन पहले, लगातार रात में पड़े थे 2 बार। तो उन्होंने कहा कि नहीं, डेक्सोना नहीं, डायलोना दीजिए, आप नीचे आइए, मेरे पास डायलोना है। अब आप भरोसा नहीं करेंगे, उस स्थिति में डायलोना का वो इंजेक्शन उन्होंने मुझे पकड़ा दिया और कहा कि आप उसे दे दीजिए जाकर। मैंने खुद से डायलोना का इंजेक्शन उसे लगाया। हेलो, फीवर तो नहीं कम रहा सर, 2 का 2 ही है। कोई नहीं, डायलोना है, डेक्सोना ना? नहीं डेक्सोना नहीं, डायलोना नहीं, डायलोना तो नहीं। तो नीचे आ गई हम देखते हैं। जी ठीक है, डायलोना बीस सितंबर को जो उसका CBC की रिपोर्ट आई उसमें प्लेटलेट्स काउंट 1,10,000 और हीमोग्लोबिन घटकर 7.5 पे आ गई। अब इससे वो भी परेशान था, वो अंदर से काफ़ी परेशान था, लेकिन उसका भरोसा मुझ पे था जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा अपनी जान देकर। 20 तारीख की रात में जब मैंने डॉक्टर से कहा कि स्थिति इसकी ठीक नहीं है, तो वो नाराज हो गए कि नहीं, स्थिति ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ, ये यहीं रहेगा और ठीक होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, 20 तारीख की रात में करीब 2 बजे के आसपास या 2 बजे के बाद मैं, जैनेंद्र और मेरा एक भाई रोहन, ये तीनों वहाँ से रात के अंधेरे में निकल गए, चुपचाप निकल गए। और मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया डॉक्टर को कि इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है और मैं इसे कहीं एडमिट कराने ले जा रहा हूँ। और जब घर पहुंचा तो सुबह करीब 3:30 बज रहे थे। 21 तारीख को हम उसे रूबन हॉस्पिटल लेकर गए, पटलिपुत्रा रूबन में। तमाम टेस्ट और ये जो भी प्रक्रियाएं थी उनकी वो पूरी करते करते, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोविड सस्पेक्टेड वार्ड में रखना होगा और हम इसलिए तैयार नहीं थे क्योंकि कोविड निगेटिव वो पहले ही था और हॉस्पिटल ने उस दिन भी जांच की थी तो वो कोविड निगेटिव था। तो फाइनली शाम में, रात में करीब 10 साढ़े 10 बजे 21 तारीख की रात में उसे रूबन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सब कुछ ठीक था, लेकिन फीवर लगातार उसे आ रहा था। रूबन में भी फीवर आ रहा था, दवाइयाँ पड़ रही थी तो फीवर उतर रहा था। अब रात के करीब 1 बजे थे, पेशेंट का नाम पुकारा जाता है, मैंने सुना, मैं गया तो नर्स ने मुझे बताया कि इनका प्लेटलेट डाउन हो गया है, प्लेटलेट्स चढ़ाना होगा, O पॉजिटिव प्लेटलेट्स का आप इंतजाम कीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप प्लेटलेट्स कितना है ये बताइए। उन्होंने बताया 7,000। क्योंकि एक दिन पहले मैं प्लेटलेट्स देख चुका था, 1,10,000 था, तो मैंने कहा 60,000 है शायद।
तो उन्होंने कहा कि नहीं 7,000। हम बोले कि ऐसा कीजिए कि आप फिर से चेक कीजिए 7,000 है या 60,000। तो रिपोर्ट उस जो नर्स थी वो मुझे निकाल के दिखाई। उसका प्लेटलेट्स एक दिन पहले 2 लाख से ऊपर था, 20 तारीख की रात में 1,10,000 होता है और 21 तारीख की रात में 7,000 यानी 7,000 पे आ जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन इतनी तेजी से क्यों डाउन हुआ होगा। जिस लड़के की स्थिति पहले दिन ये थी कि वो चल के हॉस्पिटल जाने की स्थिति में था, गया था डॉक्टर प्रभात रंजन के यहाँ, वहां पे उसने खुद से लिख के बताया कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरे दिन की ये फोटो देखिए, वो विक्ट्री का सिंबल दे रहा। उसने कहा था उसी दिन मुझे कि मैं जब ठीक हूंगा तो सबसे पहले प्लाज्मा डोनेट करूंगा। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी छोटी सी जिंदगी में कितने लोगों की मदद की पता नहीं, कितने लोगों को ब्लड दिया पता नहीं है, सड़क पर कितने घायल पशुओं के इलाज के लिए डॉक्टरों को बुलाया पता नहीं है। वो लड़का जिसका HRCT में स्कोर 3 था, सिर्फ 3, लंग्स में इन्फेक्शन माइनर था, उसकी स्थिति 1 महीने की दवाई में ये हो गई कि प्लेटलेट्स घट के 7,000 पे आ गया। अब आप बताइए कि ये क्यों हुआ होगा? क्या कोई चमत्कार हो गया कि प्लेटलेट्स अचानक उसकी शरीर से खत्म हो गया, ब्लड खत्म हो गए, उसे पहले से कोई बीमारी नहीं थी? जब डॉक्टर प्रभात रंजन को उसने लिख के दिया तो लिख के बताया था कि उसे क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सांस लेने में हल्की सी दिक्कत थी, हल्का सा कमजोरी था। और जो डॉक्टर दावा कर रहे थे कि 1 सप्ताह में वो 0 पे आ जाएगा, वो 1 महीने बाद 0 से 9 पे आ गया। और मैं आपको ये बताऊं अभी कि जब रूबन हॉस्पिटल में फिर से HRCT उसका किया गया तो HRCT में उसका स्कोर, ये 21 सितंबर की रिपोर्ट है, HRCT में चेस्ट के लंग्स का इन्फेक्शन जो है वो 11 था। 18 को उन्होंने जो HRCT कराया उसमें 9 बताया गया हमें, और 3 दिन बाद वो स्कोर पारस ये रूबन हॉस्पिटल में जब हुआ तो वो 11/25 था। पहले दिन में 3 और आखिरी ये CT स्कैन में 11। अब देखिए इतनी दवाइयां, रेमडेसिविर से लेके ये तमाम इंजेक्शन, मुझे पता भी नहीं है कि इंजेक्शन किस लिए पड़ते हैं। और ये भी है कि जैनेंद्र ज्योति ने, उसने मुझे कई बार कहा था कि भैया दवा गलत चल रही है। हम उसको बोले कि नहीं डॉक्टर तुम हो या वो है, डॉक्टर जो दवा चला रहे हैं वो सही चला रहे हो। कई बार डांटा मैंने उसे। तो आप समझिए कि मैंने उसे मारा है या नहीं मारा है। खैर, अब देखिए दिल्ली एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। वो कहते हैं कि कोविड की शुरुआत में CT स्कैन का कोई फायदा नहीं है। कई बार पैचेज आते हैं लेकिन इलाज के साथ खत्म हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक CT से 300 एक्सरे के बराबर रेडिएशन होता है। आप समझिए, एक CT से, यानी एक बार जब CT स्कैन कराया जाता है तो उससे जो रेडिएशन निकलती है वो 300 बार आप एक्सरे कराएंगे, उतने रेडिएशन का असर आपके शरीर पर एक बार में एक CT स्कैन से पड़ता है। इससे कैंसर का खतरा होता है। और हमारे भाई जैनेंद्र ज्योति का CT स्कैन 1 महीने के अंदर डॉक्टर प्रभात रंजन ने 4 बार कराया। मतलब यह है कि अगर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कह रहे हैं वो सही है, तो 1200 बार उसका एक्सरे होता तो जितना रेडिएशन लगता उतना रेडिएशन उसको 1 महीने में 4 बार CT स्कैन से लग गया। ये दूसरी कहानी। दवा इंजेक्शन भोग के जो हत्या की गई, उसे जो मारा गया, वो तो एक कहानी है। अब ये CT स्कैन की कहानी है। 4 बार CT स्कैन महीने में। शायद जो अच्छे डॉक्टर हैं वो
ताज्जुब करेंगे कि 4 बार सीटी स्कैन क्यों, क्या जरूरत पड़ गई। ऐसी क्या बात थी कि आपको हर सप्ताह ये देखना पड़ रहा था कि मेरा दवाई, मतलब आप रिसर्च कर रहे हैं क्या पेशेंट के ऊपर। और आईएमए को, चूंकि आईएमए और बाबा रामदेव के बीच में विवाद चल रहा है, बाबा रामदेव ने इतना कहा कि डॉक्टरों ने रेमडेसिविर भोग भोग के, इंजेक्शन भोग भोग के मरीजों को मार डाला। कई डॉक्टरों ने, उन्होंने मॉडर्न साइंस के लिए क्या कहा नहीं कहा ये आईएमए समझे, लेकिन क्या आईएमए मुझे ये इस सवाल का जवाब दे सकता है कि मेरे भाई की मौत क्यों हुई? उसे इंजेक्शन ने मारा, डॉक्टर ने मारा, रेमडेसिविर ने मारा या मैंने मारा? मेरी गलती थी कि मैं डॉक्टर के पास ले गया, उसे नहीं ले जाता। सिर्फ 3 HRCT में 3 का स्कोर माइनर होता है, बहुत कम इन्फेक्शन, और उसे सांस लेने में कोई खास दिक्कत नहीं थी। आप समझिए कि उस 1 महीने के दौरान एक बार भी उसे ऑक्सीजन नहीं लगा था, न तो घर पे न ही डॉक्टर प्रभात रंजन की क्लिनिक पे कभी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की जरूरत पड़ी। उस लड़के की मौत कैसे हो गई, इसका जवाब कौन देगा? आईएमए कह रहा है, आईएमए के सीनियर डॉक्टर हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं डॉक्टरों का, कई डॉक्टर हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टरों ने हमारे कई रिश्तेदारों की जान बचाई है। ऐसी स्थिति में बचाई है पटना के डॉक्टरों ने जहां पे बचना मुश्किल था। लेकिन उन्हीं में से एक डॉक्टर मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने मुझसे वो छीन लिया जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। जैनेंद्र ज्योति यानी मेरे भाई हीरू का जाना हमारे लिए वो सदमा है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो इसलिए भी मैं बना रहा हूं कि कल क्या हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्थितियां दिनों दिन बदतर होती जा रही हैं मानसिक और शारीरिक तौर पर। तो ये जो मेरे मन में बात रह जाती और मेरा भाई बोलता कि तुम दुनिया के लिए लड़ते थे, बोलता होगा और उसे बोलने का अधिकार भी है। दुनिया के लिए लड़ता हूं, आज भी लड़ रहा हूं। कई लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन अपने भाई को इंसाफ नहीं दिला सका। उसकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है मुझे नहीं पता, मैं जिम्मेदार हूं, मुझे ये पता है। मेरा दोष है ये मैं जानता हूं। दोष इसलिए है क्योंकि मैं उसे डॉक्टर प्रभात रंजन के यहां लेकर गया, 1 महीने तक इंतजार किया, 1 महीने तक उसे इंजेक्शन पर इंजेक्शन देने दिया, और जब उसकी स्थिति बदतर हो गई तब उसे वहां से लेकर निकला। अब देखिए रूबन की भी एक कहानी है। रूबन में रात में जब प्लेटलेट्स उन्होंने बताया कि 7000 पे आ गया है, आप प्लेटलेट्स लाके दीजिए, तो हम लोगों ने, आप शायद भरोसा नहीं करें, आधे घंटे के अंदर पारस हॉस्पिटल से प्लेटलेट्स लाकर उनको दे दिया। लेकिन प्लेटलेट्स नहीं चढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि फीवर नहीं उतर रहा है। फीवर उतरेगा तो प्लेटलेट्स चढ़ेगा। वहां पे डॉक्टर नहीं थे। नर्स ने कहा कि डेंगू का रिपोर्ट आएगा तो देखते हैं क्या होता है। डेंगू का टेस्ट हुआ था और जब फोर्स किया हमने उन्हें कि आप डेंगू का रिपोर्ट अभी दिखवाइए, क्या है, क्यों प्लेटलेट डाउन हो रहा है, तो रात के 1:30 बजे या 2 बजे के आसपास उन्होंने फोन किया लैब में और वहां से बताया गया कि डेंगू निगेटिव है, मतलब डेंगू भी नहीं है और डेंगू के कारण प्लेटलेट डाउन नहीं हो रहा है, यह कंफर्म है। लेकिन हॉस्पिटल की भी स्थिति आप देखिए कि रात में 2 बजे जो प्लेटलेट्स लाके दिया गया वो प्लेटलेट सुबह 9 बजे तक नहीं चढ़ाया गया क्योंकि फीवर नहीं उतर रहा है। उन्होंने फीवर उतारने के कोई खास प्रयास नहीं किए। अब इससे भी शर्मनाक बात मैं आपको बता रहा हूं। इससे भी शर्मनाक बात यह है कि सुबह करीब 11 बजते बजते वहां के एक डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर हैं नेफ्रो के, उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हमारे पास हेमेटोलॉजिस्ट नहीं है और ये हेमेटोलॉजिस्ट का केस है, ब्लड और प्लेटलेट्स का केस है, तो आप इन्हें यहां से पास ले जाइए, वहां हेमेटोलॉजिस्ट है। लेकिन रूबन हॉस्पिटल की स्थिति ये थी
कि वो हमें वहां से डिस्चार्ज तब तक नहीं कर सके जब तक कि मेरा भाई जैनेंद्र इस दुनिया को छोड़ के नहीं चला गया। डॉक्टर ये आ रहे हैं, डॉक्टर वो आ रहे हैं, वो डॉक्टर्स उनके डायरेक्टर आ रहे हैं, वो चेक करेंगे, वो देखेंगे। डॉक्टर सत्यजीत सिंह आ रहे हैं, डॉक्टर सत्यजीत सिंह ने मैसेज किया कि मैं आ रहा हूं, मैं रिव्यू करूंगा, मैं देखूंगा, फिर डिसाइड होगा कि उसे कहाँ भेजना है या नहीं भेजना है। उनका मैसेज है, वो रिटर्न में व्हाट्सएप पे मैसेज है। और डॉक्टर सत्यजीत जब आए तो उनके लिए क्रिटिकल केस नहीं था, वो पहले और पेशेंट को देखा उन्होंने और आराम से आए। और जब 2-3 घंटे बीत गए तो उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में कॉल किया, बुलाया और ये कहा कि ऐसा है कि आप उसे पारस ले जाइए, मेरी बात हो गई है वहाँ पे डॉक्टर जो हेमेटोलॉजिस्ट है उनसे बात हो गई है। लेकिन उस समय तक कुछ बचा ही नहीं था। उस लड़के ने हाथ पकड़ कर कह दिया कि अब हम नहीं जा पाएंगे, यहाँ से हमें नहीं ले जा पाओगे। लेकिन उस समय भी हमको भरोसा नहीं था कि वो मेरे साथ नहीं जाएगा। एम्बुलेंस नीचे लगी हुई थी, वो हम दोनों भाई का हाथ पकड़े हुए था। वो कह रहा था कि ऐसे करना वैसे करना, जो भी अंतिम समय में वो कहना चाहता था। तो मैंने उसे कहा कि तुम पागल मत हो ना, चलेंगे। वो बोला कि नहीं जाएंगे, और वही हुआ। जैसे ही हम लोग उधर से निकले, वहाँ के डॉक्टर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये अभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, खोलेंगे तो कोलैप्स भी कर सकता है। हमने कहा कि अगर दूसरा विकल्प है तो बताइए, तो बोले कि नहीं, कोई विकल्प नहीं तो फिर खोलिए। और वो एम्बुलेंस में नीचे रखा गया उसे, और उसी समय हम समझ गए कि ये अब भाई हमारा जा चुका है। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पर रख रहे हैं, और 1-1.5 घंटे बाद ये ब्लड प्लेटलेट्स का तमाशा चला और फिर कहानी खत्म। तो दुनिया को मदद करने वाला लड़का मुफ्त में मेरे हाथ से मारा गया। मेरे हाथ से इसलिए कि घर के कई सदस्यों ने, कई बड़ों ने, यहाँ तक कि जैनेंद्र ने, मेरे भाई ने, हीरू ने कहा कि भैया दवा गलत चल रही है लगता है। हम नहीं माने, दवा चलने दिए, और नतीजा ये होगा कि वो चला गया। तो ये वीडियो को आप शेयर इसलिए करें ताकि आपके साथ ऐसी घटना नहीं हो, आपको किसी अपनों को इस कारण से नहीं खोना पड़े क्योंकि आपने उसे इतनी दवाइयां दी कि दवाई दे देकर, इंजेक्शन भोंक कर मार दिया, हत्या कर दी उसकी। दवाइयां नहीं मिलने के कारण मौत वो झकझोरती है इसलिए कि सिस्टम क्या कर रहा है, और दवाई दे देकर मौत ये झकझोरती है हर दिन हर समय मुझे इसलिए कि हम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे। उस भाई को मार दिए जिसने हमेशा सबको संभाला। वो तो डॉक्टर प्रभात रंजन शुरुआती दौर में कहता था कि नहीं, बहुत मेहनत करते हैं डॉक्टर प्रभात रंजन। बाद में जब डॉक्टर प्रभात रंजन की चर्चा होती थी तो वो चुप हो जाता था। तब हम समझ नहीं पाए कि वो क्यों चुप हो रहा है। वो चुप इसलिए हो जाता था कि उसे पता था कि क्या होने वाला है। हमें नहीं पता था, हमारी आंखें बंद थी। इस वीडियो में जो बातें मैंने कही हैं उसके एक एक सबूत मेरे पास हैं, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी ऐसे डॉक्टर के चक्कर में आप न फंसे जो इंजेक्शन भोंक कर मरीज की हत्या कर दे और फिर आपको सारी जिंदगी हमारी तरह गुजारनी पड़े। हमारी तरह का मतलब यह है कि उसके बाद से हमारे घर के किसी लोग ने, किसी व्यक्ति ने एक सेकंड के लिए भी चैन की सांस नहीं ली है। और अगर इस वीडियो से किसी पटना के हमारे साथी, पत्रकार साथी, हमारे
सीनियर पत्रकार किन्हीं का भी दिल अगर दुखता है कि हमने उन डॉक्टर के बारे में ऐसा क्यों कहा, तो माफ कीजिएगा और मैं कहूँगा, आगे जरूरत पड़ी तो फिर कहूँगा, और आपको ये कहूँगा कि अगर आपका छोटा भाई जाता इस तरीके से तो आपकी स्थिति क्या होती, उसे सोच कर ही कुछ बोलिएगा, उसे सोच कर ही किसी के प्रति संवेदना व्यक्त कीजिएगा, खासकर उस मॉडर्न साइंस और उस मॉडर्न साइंस के नुमाइंदों के लिए जो दवाई इंजेक्शन भोंक भोंक कर उसकी जान ले लेते हैं जिसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब फैसला आप लोग कीजिए, आईएमए करे। बाबा रामदेव ने तो कहा था कि जब बाबा रामदेव ने कहा कि डॉक्टरों ने इंजेक्शन भोंक भोंक के, रेमडेसिविर भोंक भोंक के दवा जान ले ली, तब मुझे लगा कि नहीं, अब ये मन में जो मेरे पल रहा है हर चीज, हर दिन जो मैं जिसे लेकर मर रहा हूं उसे मैं बोल दूं। तो मैं आज ये बात आपको बोल रहा हूं। मैं फिर से आपसे एक बार निवेदन करता हूं कि आप लोग ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाएं जो इंजेक्शन देकर, दवाइयां देकर, भोंक भोंक कर आपके भाई, आपके बाप, आपकी माँ, आपकी बहन या आपके दोस्त या आपके किसी भी परिवार के सदस्य की हत्या कर दें।